Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Pradhan Pati culture. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. क्या होता है प्रधानपति कल्चर पहले वो समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. देखिए प्रधानपति कल्चर इट रेफर्स टू फिनोमिना या प्रैक्टिस जो रूरल एरियाज में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग में देखने को मिलता है. होता क्या है कि विमेन आर इलेक्टेड एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट उनके बिहाफ पे जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, खासकर हस्बैंड या फादर या ब्रदर, दे एक्सरसाइज पावर एंड दे मेक द डिसीजंस ऑन हर बिहाफ. वो बस नाम का सेरेमोनियल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं, बाकी उनका कोई भी पार्टिसिपेशन या डिसीजन मेकिंग में रोल होता है नहीं. तो प्रधानपति कल्चर बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द फिनोमिना ऑफ प्रॉक्सी लीडरशिप प्रैक्टिस. ये प्रधानपति कल्चर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत थी उसमें. आप देखते होंगे ना, हर बार सब लोग इनको ही कहते थे प्रधान जी, जबकि रियल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो मंजू देवी थी. बट हर हस्बैंड इज ऑफन रेफर्ड बाय एवरीवन अराउंड इन द विलेज एज प्रधान जी. तो ये है प्रधान पति कल्चर. इसी को कहते हैं सरपंच पति या मुखिया पति कल्चर. ये प्रधान पति कल्चर क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे देखिए कारण है आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कारण इन द सेंस कि इस आर्टिकल के कारण पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वीमेन के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं. दिस आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मैंडेट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत. एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन द पंचायत मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन. कई सारे स्टेट्स में यहाँ पे बात है एटलीस्ट की, कि मिनिमम 1/3 सीटें जो है विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर. कई सारे स्टेट्स ने तो इसको बढ़ा करके 50% भी किया हुआ है. अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के कारण लगभग लगभग भारत के अंदर ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर आप देखोगे कि विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिमम 1/3 तो हैं ही, कई सारे जगहों पे 50% भी हैं इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे अगर डेटा देखें तो देयर आर 3.63 लाख पंचायत इन द कंट्री, जिसमें लगभग 32 लाख के आसपास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. आउट ऑफ दिस 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 15 लाख यानी कि अबाउट 46% आर विमेन बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. अब सीटें तो रिजर्व हो गई, इसलिए ये एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन बन गया कि विमेन को तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा, एटलीस्ट फॉर द नेम सेक. लेकिन कल्चर तो अभी भी पैट्रियार्कल है. तो इवन विमेन गेट्स इलेक्टेड एंड दे आर सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेटिव, नाम के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसके बावजूद भी वो, बिकॉज दे डो नॉट गेट द रियल एक्सपोजर या पार्टिसिपेशन इन रूरल गवर्नेंस. और जो उनका पावर होता है या फंक्शन होता है, जुरिडिक्शन होता है, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. इसके पीछे कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल. तो हो क्या रहा है मेनली, जो मेन मकसद था रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के पीछे, वो मकसद डिफीट हो रहा है. मकसद था विमेन को एक्सपोजर देना, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन रूरल गवर्नेंस, जिसके कारण विमेन रिलेटेड जो कंसर्न है ग्रास रूट लेवल पे, उस पर बेहतर तरीके से फैसले लिए जा पाएँ और विमेन का ओवरऑल एम्पावरमेंट हो एट रूरल लेवल, ग्रास रूट लेवल. क्योंकि इसी तरीके का रिजर्वेशन जो है म्यूनिसपैलिटीज़ के अंदर भी है. और विमेन एम्पावरमेंट से क्या होगा कि फिर ओवरऑल देश के अंदर जेंडर बेस्ड इक्वालिटी आए. ये जो पूरा का पूरा गोल था वो डिफीट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रधानपति कल्चर.
अब इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में यानी कि लगभग 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को इंस्ट्रक्शन दिया था कि यू प्लीज क्रिएट एन एक्सपर्ट पैनल जो स्टडी करे और सजेस्ट करे कि कैसे इस प्रधानपति कल्चर को एड्रेस किया जाए। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाई। उस पैनल को काम दिया गया टू स्टडी एंड सजेस्ट मेजर्स इन ऑर्डर टू कर्ब दिस कल्चर। और इस पैनल ने अभी हाल फिलहाल में अपना रिकमेंडेशन सबमिट किया है। तो पैनल का रिकमेंडेशन है कि देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इन केस ऑफ प्रॉक्सी लीडरशिप या प्रधानपति कल्चर प्रैक्टिस। एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से पेनल्टी होनी चाहिए, या तो जेल की सजा हो जानी चाहिए अगर प्रूवन गिल्टी हो जाता है तो, या तो कुछ मॉनेटरी फाइन लगना चाहिए, ऐसा इस एक्सपर्ट पैनल ने सजेस्ट किया है। साथ ही साथ एक्सपर्ट पैनल का कहना है कि देयर मस्ट बी अदर रिकमेंडेशंस। देखते हैं एक्सपर्ट पैनल का ये रिकमेंडेशन जो है आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जेंडर एक्सक्लूसिव कोटास इन सम पंचायत सब्जेक्ट कमिटीज। तो पंचायत के अंदर टोटल 29 मैटर्स दिए जा सकते हैं, हमने कुछ दिनों पहले देखा था। तो अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कमिटीज बनाई जाती हैं रूरल एरियाज में पंचायत के अंदर। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट कमिटीज में तो सिर्फ और सिर्फ विमेन ही हों, ऐसा सजेशन दिया है इस कमिटी ने कि विमेन ही पार्टिसिपेट कर सकती हों इन सर्टेन पंचायत सब्जेक्ट कमिटीज, कोई और या मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट कर ही ना पाए। जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा इन सम पंचायत सब्जेक्ट कमिटीज, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी केरला के अंदर फॉलो हो रहा है। विमेन ओम्बर्ड्स पर्सन, यानी कि देयर मस्ट बी सम विजिलेंस टीम हेडेड बाय विमेन, जो रूरल एरियाज में ये विजिलेंस करते रहे कि कहीं पे ये प्रधानपति कल्चर तो प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो विमेन ओम्बर्ड्स पर्सन। उसके अलावा पब्लिक स्वेरिंग इन ऑफ द विमेन प्रधान। कई दफ़ा तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि असल में यहाँ पे प्रधान जो है वो कोई और है, क्योंकि सब लोग इनको प्रधान जी कह रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। पीपल जनरली टेंड टू मीट द पर्सन हु इज एक्चुअली नॉट प्रधान बट इज अ प्रधानपति, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए पब्लिक स्वेरिंग इन ऑफ सेरेमनी करनी होगी विमेन प्रधान की, ताकि लोगों को पता चल पाए कि हु इज द रियल हेड, सेरेमोनियल हेड। विमेन पंचायत लीडर्स की एक फेडरेशन बनाई जाए, ग्रुप बनाई जाए, चाहे वो किसी पोर्टल पे या व्हाट्सएप ग्रुप ये कुछ बनाई जाए रूरल एरियाज में, ताकि विमेन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाए। देयर मस्ट बी ए कॉमन जेंडर रिसोर्स सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पे विमेन एक बार में मिले, महीने में या 2 महीने में एक बार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो देयर शुड बी सम जेंडर रिसोर्स सेंटर या फेडरेशन ऑफ विमेन पंचायत लीडर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टाइम टू टाइम in their own local languages, vernacular languages. And most importantly, इस पैनल ने रिकमेंड किया है कि देर इज ए नीड ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ द ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड एट पंचायत लेवल गवर्नेंस। जैसे अभी आपने जो सीरीज देखी पंचायत, अगेन फिर से उसका रेफरेंस लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या रन करने के लिए भेजे गए हैं, वो हैं सचिव जी। तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। उनको बताना होगा कि प्लीज डोंट शो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस प्रधानपति कल्चर। इस सीरीज में बड़े आसानी से आप देख रहे हैं कि सचिव जी भी आकर के इन्हीं को कह रहे हैं प्रधान जी, इन्हीं के साथ सारी बातें डील कर रहे हैं। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनको भेजा जाता है एज सचिव या सेक्रेटरी एंड ऑल, वो लोग भी तो पैट्रियार्कल माइंडसेट से इन्फ्लिक्टेड रहते हैं। सो फॉर देम इट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल टू एक्सेप्ट दिस प्रधानपति कल्चर। उनका जेंडर सेंसिटाइजेशन जरूरी है, और साथ ही साथ उनको एक ऐसा मैकेनिज्म या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए जहां से वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से कंप्लेन रजिस्टर कर पाए। तभी जा करके ये जो ऑफिसर्स हैं इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो प्रधानपति कल्चर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएंगे, बिकॉज रूरल एरिया में उनको रहना है। उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, इवन इफ दे आर सेंसिटाइज, उनकी हिम्मत नहीं होगी अगर कॉन्फिडेंशियल तरीके से कंप्लेंट मैकेनिज्म नहीं दिया गया तो, क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया कि इन्होंने कंप्लेन किया तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे इन दैट एरिया। सो देयर हैज टू बी जेंडर सेंसिटाइजेशन फॉर द ऑफिसर्स प्लस कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट मैकेनिज्म।
for the officers. Then only this problem of Pradhanpati culture to great extent can be addressed. यूपीएससी ने साल 2019 में इस पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा था. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज had a limited impact on patriarchal character of the Indian political process. Comment. कुछ तो इम्पैक्ट हुआ ही है बट इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है, कोई खास बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है. तो यहाँ पे आपको पंचायत पति या सरपंच पति कल्चर के बारे में लिखना था. करंट डेवलपमेंट, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट पैनल बैठाई है, उसके रिकमेंडेशंस भी आप लिख सकते हैं एज वे फॉरवर्ड. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है. मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मीन्स दिस स्कीम प्रोवाइड्स मॉनेटरी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. खासकर उन वुमेन के लिए ये स्कीम लाया गया है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं और अपने प्रेगनेंसी के कारण जब वो काम ना कर पाएँ, जब उनको काम से ब्रेक लेना हो, तब उनके पास कुछ मॉनेटरी सपोर्ट रहे ताकि वो अपने बच्चे का और खुद का ध्यान रख पाएँ. इस मकसद से गाइडेड होकर के सरकार लेकर के आई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप समझते हैं, जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ टू अबाउट 80 करोड़ ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन द कंट्री. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक और कंपोनेंट है जिसके बारे में जनरली हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, वो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो दिस स्कीम वाज ब्रॉट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 5,000 रुपए का इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. पहला इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए का होता है जब प्रेगनेंसी को रजिस्टर करना किया जाता है एंड पहला एंटीनेटल चेकअप होता है, तब 3,000 रुपए मिलते हैं. व्हेन अ वुमन वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर रजिस्टर्स हर प्रेगनेंसी एंड गोज फॉर फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप, देन उसको 3,000 रुपये मिलते हैं. और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है 2,000 रुपये का, वो चाइल्ड के बर्थ डिलीवरी के बाद प्लस उसके वैक्सीनेशन के बाद, जो पहला राउंड ऑफ वैक्सीनेशन जैसे BCG एंड ऑल, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के बाद उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलता है. तो टोटल 5,000 रुपये मिलते हैं इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,000 एंड 2,000. उसके अलावा एडिशनल 1,000 दिया जाता है अंडर जननी सुरक्षा योजना फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. तो अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसके लिए एक अलग से स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपया एडिशनल दिया जाता है. तो जननी सुरक्षा योजना हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. अदरवाइज जो घर में जो लोगों के मतलब जो अनट्रेंड प्रोफेशनल्स, अनट्रेंड लोगों के देख रेख में जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकार चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा हो, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनके देख रेख में बच्चों की डिलीवरी हो. और इसके लिए अलग से लाया गया है जननी सुरक्षा योजना, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए 1,000 रुपये और दिए जाते हैं. अच्छा, वापस से बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, जहां 5,000 रुपये दिए जाते हैं इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, राइट. इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो इट कवर्स ओनली फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड. क्योंकि अगर मान लीजिए मिसकैरेज हो गया बीच में, तो फिर उस केस में फिर से जो दूसरा बच्चा होगा उसको भी कवर किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो एलिजिबिलिटी इज फर्स्ट लिविंग चाइल्ड. सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो कवर्ड इफ इट इज ए गर्ल. तो दूसरा चाइल्ड भी कवर होगा अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो. लेकिन अब कैसे पता चलेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि वो गर्ल है कि बॉय है? तो इस कारण से अगर दूसरा चाइल्ड के लिए क्या नियम है कि दूसरा चाइल्ड के लिए पूरा पूरा पैसा जो है वो आफ्टर द डिलीवरी दिया जाएगा, वंस द चाइल्ड इज बॉर्न. और सेकेंड चाइल्ड इफ इट इज गर्ल, तो पूरा का पूरा पैसा जो है इन सेकेंड केस दिया जाएगा आफ्टर द डिलीवरी, और उस केस में 6,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़िए, एक बार फिर से सुन लीजिए. पहला बच्चा चाहे बॉय हो या गर्ल हो, 5,000 रुपये मिलेंगे, बशर्ते वो बच्चा जिंदा रहे. अगर बीच में मिसकैरेज हो जाता है तो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एज ए फर्स्ट चाइल्ड.
फिर जो दूसरा प्रेगनेंसी होगा उस केस में उसको फर्स्ट चाइल्ड की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो पहला बच्चा फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 2,000 एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट। दूसरा बच्चा, दूसरी प्रेगनेंसी जब होगी तो प्रेगनेंसी के दौरान पैसा नहीं मिलेगा। जब एक बार बच्चा डिलीवर हो जाएगा एंड इफ सी इज अ गर्ल चाइल्ड, तो उस केस में 6,000 रुपये मिलेंगे इन जस्ट वन इंस्टॉलमेंट, एक बार में। अच्छा, वुमेन या उसके स्पाउस इफ दे आर इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो फिर उस केस में दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैश ट्रांसफर अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मकसद ही है चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, कंपनसेट फॉर द वेज लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी विमेन काम ना करे, काम की मजबूरी ना हो, इसके लिए उनको वेज लॉस कंपनसेशन दिया जाता है। और साथ ही साथ उनके पास कुछ मॉनेटरी फंड रहेगा, तो उससे वो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगे, तो उससे उनका हेल्थ इंप्रूव होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को सपोर्ट मिल पाएगा। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बट ये जो आर्टिकल है जो आप देख रहे हैं, जीन ड्रीज ने लिखा है, ही इज़ अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो जीन ड्रीज साहब ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के इम्प्लीमेंटेशन का। हर तरीके से क्रिटिसिज्म है इस आर्टिकल में। उन्हें कहा कि सेकेंड चाइल्ड को एक्सक्लूड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर हमें बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना है तो सेकेंड चाइल्ड मस्ट नॉट बी एक्सक्लूडेड इफ़ यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग्स चिल्ड्रेन। दूसरा, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें पेमेंट जो है वो काफ़ी डिलेड होता है। वो नाम का है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी रजिस्टर कराएंगे और फर्स्ट एंटेनाटल चेकअप कराएंगे आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। देर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ मैसिव प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट। अवेयरनेस भी नहीं है। कई सारे इनफॉर्मल सेक्टर में वीमेन काम करें, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस स्कीम एंड दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। उसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत आधार लिंकिंग इज मैंडेटरी एंड आधार लिंक करना मैंडेटरी है फॉर द बेनिफिशियरीज। वो जब भी इस बेनिफिट के लिए अप्लाई करेंगे अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उसको अपना आधार कार्ड भी साथ में लिंक करना है। ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आधार लिंक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट डिजिटली अपडेटेड। उनको समझ नहीं आ रहा कैसे आधार लिंक कराना है इन दिस स्कीम एज अ बेनिफिशियरी, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जी ट्रीज कहते हैं कि 10 साल हो गए इस स्कीम को लाए हुए, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। पिछले 10 साल में जो कैश अमाउंट है, बेनिफिट अमाउंट है, वो 6,000 रुपये ही है। इनफैक्ट जब लाया गया था तो 6,000 रुपये थे, फिर सरकार ने उसको हटाकर 5,000 कर दिया फॉर फर्स्ट चाइल्ड। 1,000 एक्स्ट्रा देंगे अंडर जननी सुरक्षा योजना। 10 साल में इन्फ्लेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट किया ही नहीं गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर नाउ 6,000 एज अ सम ऑफ वैल्यू हैज डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडेक्सिंग हैज नॉट बीन डन। और सरकार ने इन्फ्लेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल आर नाउ नॉट इंटरेस्टेड इन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। साथ ही साथ जीन रीड साहब ये भी कहते हैं कि मैंने कई दफ़ा जानने की कोशिश की कि कितना परसेंट लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत फ़ायदा उठा रहे हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट ले रहे हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो जवाब दे ही नहीं रहा था। फिर उनको आरटीआई फाइल करना पड़ा, और आरटीआई फाइल करके उन्होंने पता किया, तब उनको समझ आया कि ओनली 9% ऑफ अराउंड 9% ऑफ द अर्थ इन द कंट्री इज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट उठाने के, उसमें से सिर्फ लगभग 9% लोग इस स्कीम का फायदा उठा पा रहे हैं। दैट मीन्स द कवरेज इज वेरी वेरी लो। सरकार ना अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, ना ही इसके अंतर्गत फंड अलॉटमेंट बढ़ा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक नियम है अंडर सेक्शन 4 कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग गवर्नेंस, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को खुद ही सुओ मोटो तरीके से दे देना है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना है, इंतजार नहीं करना है कि कोई आरटीआई फाइल करेगा तब देंगे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वो अपने वेबसाइट पे आप सुओ मोटो तरीके से प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कर दें। दैट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट। जीन ड्रीज साहब कहते हैं कि ये भी नहीं हो रहा। मुझे कितनी दफ़ा आरटीआई फाइल करने के बाद पता चला कि दिस इज द कवरेज। बट उनका कहना है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट सच इंफॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत कितना असल में ट्रांसफ़र हुआ, कितने परसेंट लोग इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यू कैन सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग, लेस एंड लेस नंबर ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंडीशनल कैश ट्रांसफर। इस डिस्कशन के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्फीयर एक्स of NASA, which is its new telescope, space-based telescope. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. तो नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी 28 फरवरी यानी कि कल एक नया स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप लॉन्च करेगी जिसका नाम है स्फीयर एक्स। इट विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड ऑफ ए स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। तो स्पेसएक्स जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एडेड बाय इलॉन मस्क, इस स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया एक रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से नासा के इस टेलीस्कोप जिसका नाम है स्फीयर एक्स, इसको लॉन्च किया जाएगा। ये टेलीस्कोप का लाइफ रहेगा 2 साल का। अगले 2 साल में ये टेलीस्कोप अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेगा, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करेगा, उसकी 3D मैपिंग बनाने की कोशिश करेगा, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अलग अलग जगहों पे जो बायोजेनिक कंपोनेंट्स हैं, बायोजेनिक कंपोनेंट्स मतलब लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, उनको स्टडी करने की कोशिश करेगा नासा का ये टेलीस्कोप। तो स्फेयर एक्स यूनिक क्यों है, इसमें नई बातें क्या हैं वो जरा देखते हैं। देखिए स्फेयर एक्स के लिए कहा जा रहा है कि इट विल क्रिएट द मोस्ट कलरफुल मैप ऑफ द कॉस्मोस, मतलब यूनिवर्स का एक बड़ा ही कलरफुल मैप क्रिएट करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू यूज बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज इंफ्रारेड लाइट। अभी तक जो भी मेजर टेलीस्कोप्स थे जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर हुबल टेलीस्कोप, इनकी काफ़ी लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल जेम्स वेब टेलीस्कोप यूजेस मेनली इंफ्रारेड लाइट बट ओनली ऑफ अ स्मॉल रेंज एंड दैट टू फॉर स्मॉल रीजन। हुबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेशलाइजेज इन ऑप्टिकल लाइट। ऑप्टिकल लाइट मतलब वो लाइट जो हमारी आंखें देख सकती हैं, जो हमारी आंखें कैप्चर कर सकती हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में डील करता है, हुबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल लाइट में डील करता है। स्फेयर एक्स विल डील विथ बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज इंफ्रारेड, और ऑप्टिकल में भी इट विल बी डीलिंग विथ 102 टाइप्स ऑफ इन आई एम सो सॉरी इंफ्रारेड में भी इट विल बी डीलिंग विथ 102 टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड कलर्स। That is for the first time in humanity's history. And that is the reason why it is being said कि sphere X is going to create the most colorful map of the cosmos, क्योंकि ये दो तरह की लाइट यूज कर रहा है, ऑप्टिकल एज वेल एज इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड में भी अलग अलग रेंज 102 तरीके के इंफ्रारेड कलर्स का इस्तेमाल करने वाला है। एंड दैट इज वाई इट इज गोइंग टू क्रिएट मोस्ट कलरफुल मैप ऑफ द कॉस्मोस। सेकेंड, स्फेयर एक्स इज गोइंग टू स्टडी कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन पहले क्या होता है ये समझते हैं। देखिए राइट आफ्टर बिग बैंग जो अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, हमारे जो कॉस्मोलॉजिस्ट्स हैं, जो कॉस्मो साइंटिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि राइट आफ्टर बिग बैंग यूनिवर्स एक बार फास्ट पेस से एक्सपैंड हुआ। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यूनिवर्स एक्सपैंडेड एट ए स्पीड दैट वाज हायर देन स्पीड ऑफ लाइट। राइट आफ्टर बिग बैंग यूनिवर्स एक्सपैंडेड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एट ए स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। बट कॉस्मिक इन्फ्लेशन को लेकर के कोई बहुत अभी तक टेबल थ्योरी डेवलप नहीं है, ये बस एक हाइपोथेसिस है। अब स्फेयर एक्स जो है वो 450 गैलेक्सीज को स्टडी करेगा, उनके 3D इमेजेस को निकालेगा और उन डेटा के मदद से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी द ट्रूथफुलनेस ऑफ वेरासिटी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन। तो ये जो डेटा है 450 मिलियन गैलेक्सीज से जो कलेक्ट किया जाएगा उनके 3D इमेजेस से, उसके बेसिस पे फिर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मो साइंटिस्ट, कि क्या सच में कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ था या नहीं। अभी तक कॉस्मिक इन्फ्लेशन को लेकर के बस एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है। बट स्फेयर एक्स विल कलेक्ट डेटा दैट विल बी यूजफुल इन इस्टेब्लिशिंग या डिसप्रूविंग कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, उनको स्टडी करेगा स्फेयर एक्स।
ज़्यादातर ये जो बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फाउंड इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो कोल्डेस्ट रीजन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी को स्टडी करेगा स्फीयर एक्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट घड़ियाल कंजर्वेशन। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अलग अलग स्पीसीज के बारे में तो प्रीलिम्स में वो पूछ लेते हैं। तो घड़ियाल्स के बारे में पहले देखते हैं, देन विल कम टू द करंट न्यूज। घड़ियाल्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN। तो उनको कैटेगराइज किया गया एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। और घड़ियाल सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहना पसंद करते हैं। तो फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम में ही पाए जाते हैं घड़ियाल, और वहाँ पे भी क्लियर फ्रेश वाटर में, गंदे मडी वाटर में रहना पसंद नहीं करते हैं। घड़ियाल्स आर लिमिटेड ओनली टू 14 वाइडली स्पेस्ड लोकेलिटीज, मेनली या तो नॉर्थ इंडिया में, नहीं तो लो लैंड ऑफ नेपाल में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। इनफैक्ट 80% ऑफ द घड़ियाल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश ओनली। मध्य प्रदेश का जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, इट इज़ प्रोमिनेंट लोकेशन फॉर घड़ियाल्स, नेशनल चंबल सेंचुरी। इंडियन घड़ियाल्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया दे आर द लार्जेस्ट रिवर ड्वेलिंग क्रोकोडाइल ऑफ द वर्ल्ड। उनकी लेंथ लगभग 8 मीटर के आसपास होती है एंड दे वे अबाउट 160 किलोग्राम। अब घड़ियाल्स की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी 1970s में। इस कारण से घड़ियाल्स को क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगराइज कर दिया IUCN ने। यही कारण है कि भारत सरकार ने 1975 से लेकर के 1982 में, बीच में इन 7 सालों में 16 अलग अलग कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज सेंटर्स बनाए घड़ियाल के लिए, जहाँ पे छोटे छोटे घड़ियालों को लाया जाता है और फिर उनको ब्रीड कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी ब्रीडिंग करा करके जो नए ऑफ स्प्रिंग होते हैं घड़ियाल्स, उनको रिलीज किया जाता है इन द फ्रेश वाटर। तो ये काम होता है कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज सेंटर का। इस तरह के 16 कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज सेंटर्स खोले गए। साथ ही साथ 5 घड़ियाल सेंचुरीज बनाए गए हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनी घाट सेंचुरी, चितवन, सोन रिवर सेंचुरी एंड सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी, ये 5 घड़ियाल सेंचुरीज बनाए गए हैं। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट है चंबल, नेशनल चंबल सेंचुरी। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन फॉर घड़ियाल्स। और इसी के पास है एक कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज सेंटर फॉर घड़ियाल्स। उसी कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज सेंटर से 10 नए घड़ियाल्स को हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी। यही था न्यूज़ कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 10 नए घड़ियाल्स को रिलीज किया है नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी। And Madhya Pradesh has been a leader in Gharial conservation program, and that is the reason why 80% of India's Gharial population lives in the state of Madhya Pradesh. इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें से तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरैंड लाइन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अफगानिस्तान। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। यहाँ पे ये रूरल के कारण ये वर्ड गलत हो गया, बिकॉज ये सर्वे जो नक्शा सर्वे ये अर्बन एरिया के लिए है। और इन्वायरमेंटल कंसर्न क्यों है ब्लैक कार्बन, क्योंकि इसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता आसानी से। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।